रमाकांत जी का घर पहले खुशियों से गुलजार रहता था। उनकी पत्नी सुशीला और 2 बेटे अमित और सुमित एक साथ हंसी खुशी रहते थे। लेकिन समय के साथ परिस्थितियां बदल गई। सुशीला जी के निधन के बाद घर में एक अजीब सा खालीपन आ गया। अमित, बड़ा बेटा, अपनी पत्नी प्रिया और बच्चों के साथ शहर में रहने लगा और सुमित, छोटा, गांव में रमाकांत जी के साथ खेती बाड़ी संभालता था। अमित शहर की चकाचौंध में इतना रम गया था कि उसे गांव की याद कम ही आती थी। फोन पर भी उसकी बातें सिमटी हुई सी रहती थीं। सब ठीक है पिताजी, पैसे भेज दिए हैं। रमाकांत जी को यह सब अखरता था, पर वह कुछ कहते नहीं थे। सुमित हालांकि हमेशा रमाकांत जी के साथ रहता था, पर उसके मन में यह ठीस थी कि बड़े भैया को उनकी कोई परवाह नहीं। ये बात अक्सर दोनों भाइयों के बीच हल्की फुल्की नोकझोंक का कारण बनती। एक दिन रमाकांत जी को अचानक दिल का दौरा पड़ा। सुमित घबरा गया। उसने तुरंत अमित को फोन किया। अमित, जो उस वक्त एक महत्वपूर्ण मीटिंग में था, ने फोन काट दिया। सुमित ने कई बार कोशिश की, लेकिन अमित का फोन नहीं लगा। जैसे तैसे सुमित ने गांव के डॉक्टर को बुलाया और रमाकांत जी को पास के कस्बे के अस्पताल ले गया। अमित को जब बाद में फुर्सत मिली और उसने फोन देखा तो वह हक्का बक्का रह गया। तुरंत गांव के लिए निकला। रास्ते भर उसके मन में अपराध बोध घर कर रहा था। अस्पताल पहुंचते ही उसने देखा कि सुमित रमाकांत जी के बिस्तर के पास बैठा उनका हाथ थामे रो रहा था। भैया, पिताजी, पिताजी को कुछ हो गया तो। सुमित की आवाज में दर्द और शिकायत दोनों थी। अमित ने सुमित के कंधे पर हाथ रखा। कुछ नहीं होगा सुमित, पिताजी ठीक हो जाएंगे। रमाकांत जी कुछ दिनों बाद खतरे से बाहर थे, लेकिन उन्हें पूरी तरह ठीक होने में समय लगता। इस दौरान अमित ने गांव में ही रहने का फैसला किया। उसने अपने सारे काम टाल दिए। वह रमाकांत जी की सेवा में लग गया। उन्हें दवा देना, खाना खिलाना, उनके साथ बातें करना। प्रिया भी बच्चों के साथ गांव आ गई थी। बच्चे दादाजी के पास आकर बहुत खुश थे और उनकी किलकारियों से घर फिर से जीवंत हो उठा। अमित ने देखा कि सुमित ने कैसे अकेले सब कुछ संभाला था। उसने अपने छोटे भाई के समर्पण और प्यार को समझा। एक रात अमित ने सुमित को अपने पास बुलाया। सुमित, मुझे माफ कर दे। मैंने तुम्हारी और पिताजी की परवाह नहीं की। शहर में रहकर मैं भूल गया था कि असली खुशी कहाँ है। सुमित की आंखों में आंसू आ गए। भैया, आप ऐसा मत कहो। मैं बस चाहता था कि आप भी हमारे साथ रहो। अमित सुमित को गले लगा लिया। बरसों का मनमुटाव उस एक पल में धुल गया। रमाकांत जी धीरे धीरे ठीक हो रहे थे। अब उनके चेहरे पर एक नई चमक थी। अमित ने फैसला किया कि वह शहर में अपना काम संभालते हुए भी महीने में कुछ दिन गांव में बिताएगा। उसने गांव में ही एक छोटा सा व्यवसाय शुरू करने की योजना बनाई ताकि वह परिवार के साथ अधिक समय बिता सके। एक शाम पूरा परिवार आंगन में बैठा था। बच्चे खेल रहे थे। प्रिया और सुमित की पत्नी हंसी मजाक कर रही थी और रमाकांत जी मुस्कुराते हुए सबको देख रहे थे। अमित ने रमाकांत जी का हाथ पकड़ा। पिताजी, अब हमारा घर फिर से खुशियों से भरा रहेगा। रमाकांत जी की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे खुशी के आंसू थे। उन्होंने अमित और सुमित दोनों के सिर पर हाथ फेरा। ये कहानी रिश्तों के महत्व और परिवार के बंधन की शक्ति को दर्शाती है। रिश्तों की डोर। भाग 2। रमाकांत जी के ठीक होने के बाद घर में खुशियों ने एक बार फिर से डेरा डाल लिया था। अमित अपने वादे के मुताबिक हर महीने कुछ दिन गांव में बिताने लगा। उसने गांव में ही एक छोटा सा डेयरी फार्म शुरू किया था, जिससे न सिर्फ उसे परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलता, बल्कि गांव के कुछ लोगों को रोजगार भी मिल गया। सुमित और वह अब हर फैसले में एक दूसरे का साथ देते। उनके बीच की कड़वाहट पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। प्रिया, अमित की पत्नी, को भी गांव का जीवन रास आने लगा था। वह अक्सर बच्चों के साथ रमाकांत जी के पास बैठती और गांव की कहानियां सुनती। शहर की भागदौड़ से दूर उन्हें यहाँ एक अजीब सी शांति महसूस होती थी। बच्चों ने भी दादाजी और चाचा चाची के साथ घुलना मिलना शुरू कर दिया था। घर में अब हर शाम हंसी ठिठोली और बच्चों की किलकारियों से गूंजता रहता। लेकिन जीवन में चुनौतियां हमेशा बनी रहती हैं। गांव में अचानक सूखे की स्थिति पैदा हो गई। मॉनसून ने दगा दे दिया था और खेतों में फसलें सूखने लगी थीं। डेयरी फार्म पर भी इसका असर पड़ने लगा। रमाकांत जी चिंतित थे और सुमित भी मायूस दिख रहा था। अमित ने जब ये देखा तो उसने शहर में अपने दोस्तों और पुराने संपर्कों से बात करनी शुरू की। उसने खेती में पानी की कमी से निपटने के लिए नई तकनीकों
जैसे ड्रिप इरिगेशन, टपक सिंचाई और रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वर्षा जल संचयन के बारे में जानकारी जुटाई। गांव के सरपंच और कुछ बड़े बुजुर्गों को मनाना मुश्किल था, क्योंकि वे पुरानी प्रथाओं को छोड़ना नहीं चाहते थे। एक शाम अमित ने पूरे परिवार और गांव के कुछ प्रमुख लोगों को इकट्ठा किया। उसने उन्हें समझाया कि कैसे नई तकनीकें कम पानी में भी अच्छी फसल दे सकती हैं और कैसे वे भविष्य में ऐसी समस्याओं से बच सकते हैं। सुमित ने भी अमित का पूरा साथ दिया और उसने अपने अनुभवों से गांव वालों को यकीन दिलाया कि बदलाव जरूरी है। रमाकांत जी ने भी अमित के विचारों का समर्थन किया। उन्होंने कहा, बेटे, अमित सही कह रहा है, समय के साथ चलना पड़ता है। हमें अपने भविष्य के लिए यह कदम उठाना ही होगा। रमाकांत जी की बात का सबने सम्मान किया। गांव वालों ने मिलकर अमित और सुमित के मार्गदर्शन में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगाया और छोटे छोटे तालाब बनाकर बारिश के पानी को सहेजना शुरू किया। अगले साल मॉनसून सामान्य रहा और नई तकनीकों के कारण फसलें पहले से भी बेहतर हुईं। गांव में खुशहाली लौट आई। अब गांव के लोग अमित को शहर वाला बेटा नहीं, बल्कि अपना बेटा कहते थे। उसने सिर्फ अपने परिवार को ही नहीं, बल्कि पूरे गांव को एक नई दिशा दी थी। सुमित और अमित का रिश्ता और भी मजबूत हो गया था, क्योंकि उन्होंने साथ मिलकर एक बड़ी चुनौती का सामना किया था। रमाकांत जी अब और भी संतुष्ट महसूस करते थे। उनके दोनों बेटे अलग अलग होते हुए भी एक दूसरे के पूरक बन गए थे। घर की नींव जो सुशीला जी के जाने के बाद थोड़ी डगमगा गई थी, अब फिर से मजबूत हो चुकी थी। उन्होंने देखा कि परिवार का प्यार और एकता ही सबसे बड़ी दौलत है। एक दिन जब सूरज ढल रहा था, रमाकांत जी अपने आंगन में बैठे थे। अमित और सुमित अपने बच्चों के साथ खेल रहे थे। प्रिया और सुमित की पत्नी रसोई से खाने की खुशबू के साथ हंसी की आवाजें बिखेर रही थीं। रमाकांत जी ने गहरी सांस ली। उन्हें लगा कि उनकी पत्नी सुशीला भी कहीं ऊपर से मुस्कुरा रही होगी। रिश्तों की ये डोर अब और भी मजबूत और खूबसूरत हो चुकी थी। रमाकांत जी का घर अब सही मायने में खुशियों का धाम बन चुका था। अमित और सुमित के बीच का भाईचारा गांव के लिए मिसाल बन गया था। डेयरी फार्म और खेती में नई तकनीकों के सफल प्रयोग ने गांव की आर्थिक स्थिति को भी सुधारा था और अब दूर दूर से लोग उनसे सलाह लेने आते थे। समय पंख लगाकर उड़ रहा था। कुछ सालों बाद रमाकांत जी के पोते पोतियां बड़े हो गए थे। अमित का बेटा आर्यन और सुमित की बेटी रिया दोनों अब कॉलेज जाने लगे थे। आर्यन ने शहर में अच्छी शिक्षा हासिल की थी, लेकिन उसका मन गांव की जड़ों से जुड़ा हुआ था। रिया, जो गांव में ही पली बड़ी थी, शहर जाकर कुछ नया सीखना चाहती थी। एक शाम जब पूरा परिवार डिनर पर बैठा था, आर्यन ने अपनी इच्छा जाहिर की। दादाजी, पिताजी, चाचा जी, मैंने तय किया है कि मैं अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद गांव में ही कुछ करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम अपने डेयरी फार्म को और बढ़ाएं और ऑर्गेनिक खेती की तरफ भी बढ़ें। सुमित और प्रिया को यह सुनकर बहुत खुशी हुई, लेकिन अमित थोड़ा हिचकिचाया। उसे लगा कि आर्यन को शहर में बेहतर मौके मिल सकते हैं। बेटा, शहर में तुम्हारे लिए बहुत सारे रास्ते खुले हैं। तुम अपनी काबिलियत का पूरा इस्तेमाल कर सकते हो, अमित ने कहा। लेकिन रमाकांत जी ने आर्यन का समर्थन किया। अमित, बेटे को अपनी राह चुनने दो। अगर उसका मन गांव में है तो उसे यही रहने दो। उसने हम सब की तरह इस मिट्टी को समझा है। रिया ने भी अपनी बात रखी। दादाजी, मैं भी शहर जाना चाहती हूँ, लेकिन सिर्फ कुछ समय के लिए। मैं वहां से नई तकनीकें सीखकर वापस गांव आऊंगी, ताकि हम शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी कुछ बदलाव ला सकें। परिवार ने आर्यन और रिया के फैसलों का सम्मान किया। अमित को महसूस हुआ कि उसने खुद को जिस शहर की चकाचौंध में बांध लिया था, उसके बच्चे अपनी जड़ों को समझते हुए भविष्य की ओर देख रहे थे। उसे गर्व हुआ कि उसने और सुमित ने मिलकर एक ऐसा माहौल बनाया था जहां बच्चे अपनी इच्छाओं को खुलकर व्यक्त कर सकते थे। रमाकांत जी अब पूरी तरह स्वस्थ थे। उनकी आंखों में संतोष और खुशी की चमक साफ दिखती थी। उन्होंने देखा कि उनके बच्चे और पोते पोतियां न केवल एक दूसरे का सम्मान करते हैं, बल्कि गांव और समाज के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। एक दिन रमाकांत जी अपनी पत्नी सुशीला की तस्वीर देख रहे थे। उनके होंठों पर हल्की सी मुस्कान थी। उन्हें लगा कि सुशीला का प्यार और उनकी दी हुई सीख आज भी इस घर को बांधे हुए है। रिश्तों की डोर जो कभी थोड़ी उलझ गई थी, अब मजबूत गांठों से बंधी एक खूबसूरत माला बन चुकी थी। इस कहानी का सुखद अंत यही था कि परिवार न केवल एक साथ आया,
बल्कि उन्होंने चुनौतियों का मिलकर सामना किया, एक दूसरे का समर्थन किया और आने वाली पीढ़ी को भी अपनी जड़ों से जुड़ना सिखाया। गोपी और विवेक की कहानी में जो प्यास थी, वह इस परिवार में आकर प्रेम, सम्मान और आत्मसम्मान में बदल गई थी। जीवन की भागदौड़ में भी रिश्तों का महत्व और परिवार का साथ ही सबसे बड़ी पूंजी है, यही इस कहानी का सार था।